प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का आर्थिक चिंतन, आर्थिक दर्शन, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन राय का आर्थिक दर्शन, आर्थिक विचार। राजा राम मोहन राय को भारत में एक विशुद्ध आर्थिक चिंतक तो नहीं माना जाता, लेकिन उन्हें भारत की तत्कालीन आर्थिक समस्याओं की गहरी जानकारी थी। आर्थिक चिंतन पर उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ साथ आर्थिक समस्याओं के समाधान पर भी बल दिया। उन्होंने माना कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ साथ आर्थिक समस्याओं पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है और भारत की आर्थिक समस्याओं के लिए ब्रिटिश सरकार की कुटिल आर्थिक नीति जिम्मेदार है। राजा राम मोहन राय ने अपने आर्थिक विचारों में ब्रिटेन की शोषणकारी आर्थिक नीति को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पूरी तरह से भ्रष्ट थे, उन्हें कम वेतनमान मिलता था और उनके भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का व्यापार, उद्योग व कृषि का पतन हुआ। कंपनी के लोगों ने निजी लाभों के लिए भारतीयों का हर क्षेत्र में शोषण किया। उन्होंने कहा कि 1769 और 70 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन कंपनी ने अकाल पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। उनका कहना था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ ज़्यादा लागत पर अधिक कपड़ा बनने लगा। अंग्रेज़ों ने भारत से सस्ती कीमत पर कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड के कारखानों की आपूर्ति की और इंग्लैंड से तैयार माल को भारतीय मंडियों में ऊंच मूल्य पर बेचा गया, जिससे भारत की क्रय शक्ति कमज़ोर हुई और इंग्लैंड का अधिक आर्थिक विकास होने लगा। इंग्लैंड के औद्योगिकरण के कारण भारत का परंपरागत लघु उद्योग धीरे धीरे नष्ट हुआ और इससे भारत में बेरोजगारी व आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हुई। तो राजा राम मोहन राय ने भारत की कमज़ोर अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन की कुटिल आर्थिक नीति को जिम्मेदार ठहराया। राजा राम मोहन राय ने अपने आर्थिक विचारों में नमक एकाधिकार का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नमक एकाधिकार से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। राय ने कहा कि बंगाल में नमक बनाने वाले मजदूरों के समर्थन में कंपनी का अधिकार के विरुद्ध आंदोलन में वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि नमक बनाने वाले मजदूर समुद्री दलदल, बीमारी व प्राकृतिक विपत्तियों के डर को सहन करते हुए नमक बनाने के कार्य में लीन थे, लेकिन कंपनी की शोषणकारी नीति के कारण इन नमक मजदूरों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनका मानना था कि नमक का व्यापार कलकत्ता के कुछ व्यापारियों के हाथों में था। नमक की जमाखोरी और ऊंची कीमतों के कारण नमक के व्यापार में काला बाजारी जोरों पर थी। नमक के व्यापार में एकाधिकार, मिलावट, ऊंची कीमतें और मजदूरों की दुर्दशा के विरुद्ध न केवल देश में बल्कि इंग्लैंड प्रवास के दौरान भी उन्होंने आंदोलन जारी रखा। राम मोहन राय ने एक सरकारी अफसर को पत्र लिखते हुए कहा कि क्या आपको कभी नहीं सूझा कि 325 रुपये प्रति 100 मन या 3.25 रुपये प्रति मन नमक बहुत ही महंगा है, जबकि तस्कर व्यापारी 1.5 रुपये मन ला रही। फिर भी आपका 3.25 रुपये वाला नमक 8 रुपये प्रति मन बिक रहा है, जिसमें 2/3 भाग नमक, 1/3 भाग रेत की मिलावट है। आप इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं क्या? मैं आपको इस मिश्रण का एक नमूना भिजवा दूंगा।
यदि आप हर्जाना अदा करने का वायदा करें तो 1.5 रुपये प्रति मन के हिसाब से 100 मन नमक भिजवा सकता हूँ और ये नमक कंपनी के गोदामों से ही लाई जाएगी। यानी एक प्रकार से नमक एकाधिकार का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया कि नमक एकाधिकार के कारण नमक मजदूरों की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। राजा राम मोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त नीति का भी विरोध किया है। उनका कहना था कि स्थायी बंदोबस्त नीति के कारण किसानों और श्रमिकों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में इस नीति को लागू किया और इस नीति से जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। स्थायी बंदोबस्त की नीति से जमींदारों और सरकार को लाभ हुआ, लेकिन किसानों व खेत मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई। इस नीति के लागू होने से जमींदार मनमाने ढंग से किसानों का शोषण करने लगे और कंपनी सरकार ने अपने लाभ के लिए जमींदारों पर लगान तो लगा दिया, लेकिन किसान और श्रमिकों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की। उन्होंने कंपनी सरकार से किसानों और श्रमिकों के हितों के संरक्षण की अपील की और सरकार को सुझाव दिया कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जमींदार भविष्य में लगान न बढ़ा सके। इससे किसानों को न्याय मिलेगा, उन्हें सुरक्षा मिलेगी और किसान जमींदारों के अत्याचार से बच सकते हैं। राय ने यह भी सुझाव दिया कि किसान लगान न चुका सके तो जमींदार को उसकी ज़मीन बेचने के अधिकार पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंसिफ को यह पूरी तरह से जांच कर लेना चाहिए कि जमींदार के लगान बढ़ाने से कहीं किसान उसको चुका पाने में असमर्थ हो। राय ने कंपनी सरकार से मांग की कि मजिस्ट्रेटों को सप्ताह में एक बार लगान के मामलों को निपटाने के लिए अदालत लगानी चाहिए। यदि जमींदार या पुलिस अधिकारी दोषी मिले तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। लगान मामलों में न्याय के लिए मजिस्ट्रेट को वर्ष में एक जिले का भ्रमण करना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि लगान नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। उनका यह भी सुझाव था कि कलेक्टरों को सभी किसानों का एक रजिस्टर तैयार करना चाहिए और इस रजिस्टर में किसानों के नाम, उनकी ज़मीन और लगान राशि का उल्लेख होना चाहिए। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने भारत में किसानों और खेत मजदूरों को सरकार और जमींदारों के अत्याचार से बचाने के लिए समय समय पर अपने प्रस्ताव, अपने सुझाव ब्रिटिश सरकार के सामने रखे। राजा राम मोहन राय ने अपने आर्थिक विचारों में औद्योगिक क्रांति पर बल दिया। उनका कहना था कि औद्योगिक क्रांति के माध्यम से देश में नए कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति से भारत की आर्थिक तरक्की होगी। उन्होंने माना कि कल कारखानों के अभाव में भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड के उद्योगों में सस्ते कच्चे माल को महंगे तैयार माल में बदला जाता है। इससे भारतीयों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। राय ने कहा कि कंपनी सरकार को भारत में उद्योगों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए ताकि भारतीयों को अपने देश में रोजगार मिल सके और उनकी क्रय शक्ति में सुधार हो। राय का मानना था कि कंपनी सरकार भारत से कच्चा माल खरीदती है और इंग्लैंड में ले जा करके वहाँ के उद्योगों में तैयार करके फिर उसी तैयार माल को भारत की मंडियों में महंगे दामों पर बेचा जाता है। इससे भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, क्रय शक्ति कमज़ोर होती है। कंपनी सरकार को भारत में ऐसे उद्योगों को स्थापित करना चाहिए और औद्योगिक क्रांति से न केवल भारत के लोगों का भला होगा बल्कि कंपनी सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। भारत में उद्योग लगाने से कंपनी सरकार की माल ढुलाई के खर्च में कमी होगी और देश में सस्ती श्रमिक शक्ति का भी लाभ कंपनी सरकार उठा सकती है। तो एक प्रकार से जितने औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी उससे कंपनी सरकार और भारतीय दोनों का हित सुरक्षित होगा। राम मोहन राय ने अपने आर्थिक विचारों में धन की निकासी पर भी रोक लगाने का समर्थन किया।
उनका कहना था कि अंग्रेज भारत में सेवा करने के बाद इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड वापस जाते हैं तो वे अपने साथ धन की बड़ी राशि ले जाते हैं। भारत से धन निष्कासन के बारे में उन्होंने कंपनी सरकार और कुछ तालिकाएं तैयार की। कंपनी सरकार पर कुछ तालिकाएं तैयार की कि किस तरह से भारत में नौकरी करने के बाद इंग्लैंड के लोग वापस जब अपने देश में जाते हैं तो बहुत सारा धन साथ में ले जाते हैं। इससे भारत की इकोनॉमी कमज़ोर होती है। उन्होंने इंग्लैंड की सेलेक्ट कमेटी के सामने कहा कि भारत में प्राप्त होने वाले राजस्व का 30 लाख पाउंड प्रति वर्ष इंग्लैंड में चला जाता है और इसके अतिरिक्त 4.5 लाख पाउंड की राशि दूसरे मदों में लग जाती है। यानी एक प्रकार से भारत से धन की निकासी हो रही है और वो धन इंग्लैंड में जा रहा है। इससे इंग्लैंड की इकोनॉमी मजबूत हो रही है और भारत की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है। राजा राममोहन राय ने भारत में आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्वतंत्र व्यापार की समर्थक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में एक जोरदार आंदोलन का समर्थन किया। वे लोग भारत में उपनिवेश स्थापना के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसका प्रभाव भारत स्थित व्यापारियों पर भी पड़ा। इसी बीच कंपनी सरकार द्वारा श्रीलंका में कुछ प्रयोगात्मक प्रयास किए गए। राममोहन राय चाहते थे कि कंपनी सरकार की स्वतंत्र व्यापार नीति, कंपनी सरकार को फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनानी चाहिए, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। इससे न केवल कंपनी सरकार को लाभ होगा बल्कि भारतीय लोगों को भी लाभ होगा, भारत का विकास होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वे चाहते थे कि भारतीय माल को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में बेचा जाए। इससे कंपनी सरकार की अच्छी आय होगी और भारतीयों में बेरोजगारी कम होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनी सरकार को भारतीय वस्तुओं पर निर्यात कर कम कर देना चाहिए ताकि भारतीय उत्पाद बिना किसी रुकावट के बिक सके और भारतीय उत्पादों पर निर्यात कर कम होने से इसकी विक्रय दर में वृद्धि होगी और कंपनी सरकार को भी भारी राजस्व की वृद्धि होगी। तो एक प्रकार से राजा राममोहन राय ने भारत में कंपनी सरकार और भारत के लोगों के हित में स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। राय ने अपने आर्थिक विचारों में धनी यूरोपियनों के भारत में बसने पर सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि यूरोपियन लोग भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से जमीन खरीदकर बसने और खेती बाड़ी करने के अधिकार की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अगर यूरोपियन लोग भारत में बसते हैं तो इससे यूरोपियन लोगों को भी फायदा होगा और भारत के लोगों को भी फायदा होगा। 1824 में सर्वप्रथम बंगाल सरकार ने कॉफ़ी की खेती के लिए कुछ यूरोपियन व्यापारियों को ज़मीन खरीदने की सुविधा प्रदान की। 1829 में कलकत्ता के कुछ प्रमुख व्यापारियों ने निवास की सुविधा के लिए गवर्नर जनरल के पास एक आवेदन भेजा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस निर्देश का विरोध करने के लिए 15 दिसंबर 1829 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें यूरोपियन व्यापारी वर्ग के साथ राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर जैसे विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। इस सभा में द्वारकानाथ ठाकुर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश प्रजा के ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने या ज़मीन खरीदने के विरुद्ध जो भी कानून है, ये कृषि, व्यापार और व्यवसाय की उन्नति और औद्योगिक उत्पादन के रास्ते में बाधक सिद्ध हो रही है। यह विचार करके यह सभा ब्रिटिश खुलेआम आकर बसने के बारे में जो कानूनी रुकावटें हैं वे दूर की जाए, क्योंकि ये बाधाएं देश की व्यापारिक और आर्थिक उन्नति के विरुद्ध है। राजा राममोहन राय और दूसरे विचारकों ने सुझाव दिया कि यूरोपियनों के बसने से नील की खेती से देश के सभी वर्गों को लाभ होगा, जमींदारों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नील की खेती और कारखानों के बढ़ने से जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी।
कृषि उत्पादन बढ़ने से सबको लाभ होगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों की कार्यकुशलता, पूंजी निवेश और मेहनत से देश का आर्थिक विकास होगा। उन्होंने शिवम कामे ने बंगाल और बिहार के कई जिलों का भ्रमण किया और देखा कि नील कोठियों के आसपास के लोग अन्य क्षेत्रों की तुलना में समृद्ध और खुशहाल हैं। उनका मानना था कि नील उद्योग और खेती से ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि चरित्रवान और धनी अंग्रेजों के भारत में बसने से देश की संपत्ति व साधनों को उन्नति में सहायता मिलेगी और भारत के लोगों को यूरोपियन लोगों की कार्यकुशलता से प्रेरणा मिलेगी। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने देश के आर्थिक विकास के लिए देश के लोगों को यूरोपियन लोगों से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए यूरोपियन लोगों के भारत में बसने का सुझाव प्रस्तुत किया और उन्हीं लोगों को बसने का सुझाव प्रस्तुत किया जो चरित्रवान है और धनी है, जिससे भारत के लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने सरकारी आय बढ़ाने पर भी बल दिया। उनका मानना था कि कंपनी सरकार को अपनी आय के साधन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकारी आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के सुझाव दिए, जैसे कि सरकार को भोग विलास और अनावश्यक वस्तुओं पर अधिक कर लगाना चाहिए, राजस्व विभाग के प्रशासनिक खर्चे में कटौती की जानी चाहिए, अधिक वेतन वाले यूरोपीय कलेक्टरों की जगह कम वेतन वाले भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति की जाए, किसानों की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए लगान घटाया जाए, स्थायी विदेशी व देसी सेना के स्थान पर स्थानीय रक्षा दल की स्थापना करने से प्रशासनिक खर्च बहुत कम होगा और सरकार को इसमें स्थानीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने कंपनी सरकार को एक सुझाव दिया कि अगर सरकार की आय को बढ़ाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे सरकार को आर्थिक प्रयास करने होंगे, जैसे प्रशासनिक खर्चे में कटौती, भोगविलास की जो वस्तुएं उन पर कर, भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति, विदेशी और स्थायी सेना के स्थान पर स्थानीय रक्षा दल इत्यादि सुझावों के द्वारा वो सरकार की आय को बढ़ाना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने व्यापार में एकाधिकार की समाप्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार में कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति से व्यापार में उन्नति होगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, मजदूरों को अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, शिक्षा के विस्तार से धर्मांधता, पूर्वाग्रह और कुप्रथाओं से छुटकारा मिलेगा, खुले व्यापार से उत्पादन में वृद्धि होगी और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। राय चाहते थे कि भारत में व्यापार की खुली छूट हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम धंधा मिल सके और बेरोजगारी की दर में कमी आए। राय ने भारत के सभी लोगों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की वकालत। राय ने अपने आर्थिक विचारों में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत में स्त्रियों की दयनीय दशा का एक बड़ा कारण पुरुष संपत्ति में स्त्री अधिकार का न होना है। स्त्रियों का आर्थिक रूप से अपने पति और पिता पर निर्भर रहना ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। उन्होंने हिंदू धर्म के उन नियमों और मान्यताओं की आलोचना की जिसमें संपत्ति पर पुरुषों के एकाधिकार की वकालत की गई है। उन्होंने माना कि पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा स्त्रियों के अधिकारों की अनदेखी करके उनका जीवन नरकीय बना दिया। उन्होंने अपने निबंध मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ द एंशिएंट राइट ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लिखा कि माँ को अपने पुत्र की संपत्ति के बराबर पति की संपत्ति में आधा हिस्सा और पुत्री को 1/4 हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान आर्थिक अधिकार देने की वकालत की ताकि स्त्रियों का आर्थिक पिछड़ापन जो है वो
एक प्रकार से सामाजिक समरसता का जो स्तर है वो ग्रहण कर सके। पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के न केवल अपनी अर्थव्यवस्था बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। नारी सशक्तिकरण के लिए एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को अधिकार देकर के प्रयास किए। राजा राम मोहन राय किसानों और हितों के भी संरक्षक रहे। उन्होंने अपने आर्थिक विचारों में किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन किया। उनका कहना था कि किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति का कारण कंपनी सरकार द्वारा जमींदारों को खुली छूट देना है। उन्होंने कहा कि कंपनी सरकार के अपने हितों की पूर्ति के लिए जमींदारों पर वार्षिक लगान निर्धारित कर दिया, किसानों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की। राय ने सुझाव दिया कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कंपनी सरकार को जमींदारों की लगान नीति पर नियंत्रण करना चाहिए। कलेक्टरों को भ्रमण करके जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं जमींदार मनमाने ढंग से लगान वसूल करके किसानों का शोषण न कर ले। यानी राय के विचारों में किसानों और श्रमिकों का शोषण जो है वो कंपनी सरकार और जमींदार कर रहे हैं, और सरकार को ये चाहिए कि वो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करे, ऐसे अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दे और समय समय पर निरीक्षण करे कि कहीं जमींदार जो है किसानों का मजदूरों का शोषण तो नहीं कर रहे। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अपने आर्थिक विचारों में किसानों की, श्रमिकों की, खेत मजदूरों की हमेशा वकालत की और उनको किसान जमींदारों के, सरकार के शोषण से बचाने के लिए समय समय पर ब्रिटिश सरकार के सामने अनेक प्रकार के सुझाव दिए। तो आज का हमारा टॉपिक राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार, उनका आर्थिक चिंतन, उनका आर्थिक दृष्टिकोण पर था। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनको ये लेक्चर पसंद आया है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।